हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोज जी क्लास में फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम बच्चों बायोमोलिक्यूल का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप लास्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें और साथ में फ्री वीडियोस भी मिलती रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को समझने के लिए बच्चों आपको मेटाबॉलिज्म्स को समझना पड़ेगा। वैसे तो इस चैप्टर में हमें सेक्शन 9.10 में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट एक ओवरव्यू आपको बता देते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं बच्चों? फर्स्ट वन इज एनाबोलिज्म एंड सेकेंड वन इज कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है बच्चों? एनाबोलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और कैटाबोलिज्म जो है वो इससे अपोजिट है, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो टूटते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं उनको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? मेटाबोलाइट्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हमने एनिमल टिश्यू को ग्राइंड किया था ट्राइक्लोरिक एसिड के अंदर और उसको फिल्टर किया था, उसके बाद उसको एनालाइज किया। तो एनालाइज करने के बाद हमें कुछ कंपाउंड्स दिखे, जो इन्होंने फिगर 9.1 पे दिखाए हुए हैं। 9.1 में कौन कौन से फिगर्स हैं हम देखिए। उस फिगर में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, फैट्स एंड लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लियोटाइड है। लास्ट लेक्चर में हमने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना बच्चों। इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या नाम दिया गया? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या नाम दिया गया? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, कुछ जैसे कि प्लांट सेल्स, फंगल सेल एंड माइक्रोबियल सेल, जब इनको एनालाइज किया गया, इनमें इनके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, जैसे कि एल्केनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, हमारा रबर हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है, पिगमेंट्स हो गया, सेंट, गम्स एंड स्पाइसेस। ठीक है, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमें मिले। कहां पर मिले? प्लांट्स में, फंगल सेल्स में, माइक्रोबियल सेल्स में। ठीक है, इनको नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया गया? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या नाम दिया गया? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये कैसे, किस कारण से हुआ कि इनको प्राइमरी दिया गया और इनको सेकेंडरी दिया गया? इसका रीजन जो दिया हुआ है बच्चों, वो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में हमें रीजन दिया हुआ है। क्या है इसका रीजन? जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, कहाँ हेल्प करते हैं? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उनका रोल अभी तक समझ में नहीं आया है, इसलिए उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया है? प्राइमरी और सेकेंडरी किस वजह से है? क्योंकि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, वैसे तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफी जरूरी हैं, जैसे कि रबर हो गया, ड्रग्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, और इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी काफी है बच्चों। इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी काफी है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, नीट में क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में, आपको ध्यान देना है। पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स हमने पढ़ा था। हमने सेल बायोलॉजी अभी जस्ट कंप्लीट किया था, तो वहां पर पढ़ा था ना प्लास्टिड्स के अंदर। प्लास्टिड्स 3 टाइप के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो बीच का सेकंड था क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर छोड़ करके बाकी कलर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज कलर जो हमें फ्रूट एंड फ्लावर्स में दिखाई देते हैं। वो किस वजह से होते हैं? कैरोटीनॉइड्स की वजह से। याद आ गया? लिंक जरूरी है। एल्किनॉइड्स, मॉर्फिन, ठीक है, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिनेट्स, ठीक है, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ये सब याद रखना है बच्चों। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, लेसिटिन,
ठीक है, ये याद रखेंगे बच्चों। कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबड़ हो गया, गम हो गया, सेलुलोज हो गया। ठीक है, ये सब आप अच्छे से करेंगे याद। ठीक है आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रो का मतलब हमें पता ही है बड़ा, और माइक्रो का मतलब छोटा। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया एनालाइज करने के लिए, क्या किया था हमने एनिमल टिश्यू को ग्राइंड किया था ट्राइक्लोरिक एसिड में, और उसमें जो हमें नीचे हमें मिला फिल्ट्रेट, वो उसको हम एसिड सोल्यूबल पूल कहा गया। ठीक है, और जो ऊपर रेजिड्यूल रह गया उसको क्या कहा गया? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। क्या कहा गया? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो जो एसिड सोल्यूबल पूल था उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उनका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक हो सकता है। कितना होता है बच्चों? 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक हो सकता है, जो कि एसिड सोल्यूबल में थे, नीचे आ चुके थे ना जो फिल्टर होकर के उनमें। और जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है उनमें 4 टाइप के हमें क्या मिले? 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। कौन कौन से? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। कौन कौन से मिले बच्चों? आराम से समझिए। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, एक्सेप्ट लिपिड्स को छोड़ करके जो भी बाकी तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका जो मोलिकुलर वेट है बच्चों वो 10,000 डाल्टन था या उससे भी ज्यादा था। ठीक है, इसलिए इनको मैक्रोमोलिक्यूल कहा गया है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल, इस पैराग्राफ में यही बात हमें बताई गई है। अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स में अंतर बताइए, तो आप क्या अंतर बताएंगे? ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो मोलिकुलर वेट है वो 10,000 डाल्टन होता है, जबकि माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो वेट होता है मोलिकुलर वेट वो बिलो 1000 डाल्टन होता है। ठीक है, ये बात हो गई। वो हमें माइक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ मिलते हैं? एसिड सोल्यूबल पूल में मिलते हैं, और जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स हमें कहाँ मिलते हैं? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ एक एक्सेप्शन है बच्चों, लिपिड्स यहाँ एक्सेप्शन क्यों है अभी आपके पास रीजन आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन है, इसका मोलिकुलर वेट कम होता है लेकिन फिर भी ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के पास रहता है, किस वजह से? ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इसमें? ये रीजन दिया हुआ है कि लिपिड्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों आते हैं। क्योंकि जब सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होती है और अदर मेम्ब्रेन्स ब्रेक होती है तो वो वेसिकल्स के फॉर्म में बन जाती हैं, जो कि वाटर इनसोल्यूबल होती है और नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, पानी में सोल्यूबल नहीं होती, जिस वजह से वो फिल्टर के रूप में नहीं आ सकती और वो ऊपर ही रह जाती है। कहाँ पर रह जाती है? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में। कहाँ पे रह जाती है? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में। ठीक है, इसलिए उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ रह जाती है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? मैक्रोमोलिक्यूल। लेकिन स्ट्रिक्टली ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो करती है बच्चों। कौन कौन सी? दोनों ही प्रॉपर्टी शो करती है, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होता है, और मॉलिक्यूलर वेट तो लो होता ही है लेकिन साथ में ये एसिड इनसोल्यूबल पूल में भी रहती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? कंपोजिशन दी हुई है। हमारे सेल्स के अंदर कौन कौन सी चीज होती है? वाटर सबसे ज्यादा होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद प्रोटीन्स सेकंड नंबर पर, बाकी सभी बाद में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या? प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से समझना है प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन क्या होते हैं? आर द पॉलीपेप्टाइड्स दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से जो अमीनो एसिड्स है जुड़ करके एक चेन के रूप में क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। हमें पता है 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं,
20 टाइप्स के अमीनो एसिड ही प्रोटीन्स बनाते हैं। अमीनो एसिड्स तो काफी होते हैं, लेकिन जो 20 टाइप्स के हैं वो ही प्रोटीन्स बनाते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है एलिनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ये सब। ठीक है। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन जो होता है बच्चों वो हेट्रोपॉलीमर होता है, यानी कि एक अमीनो एसिड बारी बारी आपस में जुड़ करके एक प्रोटीन नहीं बना सकता, यानी कुछ प्रोटीन अमीनो एसिड्स मतलब अलग अलग अमीनो एसिड्स को मिलना जरूरी है। ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि लाइसिन 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 मिल करके एक प्रोटीन बना देगा, नहीं, लाइसिन के साथ दूसरा अमीनो एसिड भी जुड़ा होगा। इसका मतलब ये है हेट्रोपॉलीमर का मतलब। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा हेट्रोपॉलीमर है, कौन सा होमोपॉलीमर है। वैसे इजी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे जब हम अपना चैप्टर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे बच्चों, डाइटरी पढ़ेंगे, उसके अंदर उसमें हमें पता चलेगा कि प्रोटीन्स को दो कैटेगरी में रखा गया है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, उन्हें हमें हमारी डाइट में, हमारे भोजन में, हमारे फूड में लेना पड़ता है बाहर से। ठीक है। और नॉन एसेंशियल जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, इसलिए उनको नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स कहा गया है। सम प्रोटीन्स आर देयर एंड फंक्शन, उनके फंक्शन एंड प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। कोलेजन जो प्रोटीन है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है। इंसुलिन जो है हार्मोन है। ठीक है। एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इंफेक्शियस एजेंट। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। ग्लूट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। GLUT4 अनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ठीक है, ये सभी जो प्रोटीन है और इनके फंक्शन दिए हुए हैं आपको याद रखने हैं, नीट में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है हमारा टॉपिक, आगे आ गया ये पैराग्राफ, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन चुके हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन बन चुके हैं, इसमें से ध्यान रखेंगे। कोलेजन जो है एनिमल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। कोलेजन एनिमिलिया में, किंगडम एनिमिलिया में जो कोलेजन है वो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। और रुबिस्को जो एंजाइम है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ दी हुई है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेनेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब यहाँ एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, अगर वो एग्जामिनर आपसे किसके बारे में पूछता है, एनिमल वर्ल्ड के बारे में पूछता है, तो आपका जवाब आएगा कोलेजन। अगर वो बायोस्फीयर या प्लांट में सबसे ज्यादा पूछता है तो उसका आंसर आएगा रुबिस्को। ध्यान रखना है, क्या है, रुबिस्को। ठीक है, फुल फॉर्म भी आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, वहां पर भी इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स जो है बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे आपको। पॉलीसैकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड हम यहाँ बीच में आपको स्किप कर रहे हैं ताकि आप एक बार स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करें और प्रोटीन्स हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, प्रोटीन्स हमें पता है हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, प्रोटीन्स जो है हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, समझ में आ गए। यहाँ इस पैराग्राफ में हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा समझने की बस वैसे ही बात है, पढ़ लेना इसको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें वन डायमेंशनल में पढ़ते हैं जैसे कि NaCl, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम टू डायमेंशंस में पढ़ते हैं जैसे कि बेंजीन एंड नेफ्थलीन है। जो फिजिक्स वाले हैं वो 3 डायमेंशन पढ़ते हैं, जबकि बायोलॉजी में जो स्ट्रक्चर दी हुई है प्रोटीन की वो हम 4 लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 4 लेवल, 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है ये पढ़ते हैं, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन which is the first amino acid and which is the second and so on is called the primary structure। क्या होता है प्रोटीन, आपको पता है लीनियर लाइन में जुड़े हुए होते हैं अमीनो एसिड्स, हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, इसका सीक्वेंस का पता करना,
यानी कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड है, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, फोर्थ पे कौन सा। एक प्रोटीन के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं सीक्वेंस में, वो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगी बच्चों। राइबोलोज जो एंजाइम है हमारा, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर शो करता है, लीनियर चेन के रूप में रहता है। ये देखिए, ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन, लाइन के रूप में इसको इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। द लेफ्ट एंड, यानी कि यह वाला जो इसका एंड है, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है। ये जो लेफ्ट एंड पे होगा वो हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, वहां से हम सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। और जो राइट एंड होगा, लास्ट एंड होगा, उसको लास्ट, उस पे जो अमीनो एसिड होगा उसको क्या कहेंगे, लास्ट अमीनो एसिड। समझ में आ गई है। सीक्वेंस स्टार्टिंग कहां से होगी, लेफ्ट साइड से होगी, ठीक है, और वो राइट की तरफ चलते जाएंगे, और जो लास्ट में अमीनो एसिड होगा राइट साइड पर, उसको लास्ट अमीनो एसिड कहा गया है। समझ में आ गई है। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए फिगर भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है। एंड जो पहली साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर पहला अमीनो एसिड होगा उसको एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाएगा, और राइट साइड पे जो आखिरी अमीनो एसिड होगा उसको सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाएगा। किस लिए कहा जाता है बच्चों, हमें पता है, हमें पता है जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कहाँ होता है, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका जो अमीनो ग्रुप है वो फ्री होगा, और जो लास्ट अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो फ्री होगा। तो फर्स्ट का अमीनो एसिड का हमने एन ले लिया यहाँ पर, एन टर्मिनल इस वजह से कहा गया, और इसका हमने सी ले लिया तो यहाँ पर इसको सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाएगा। समझ में आ गई है, कंफ्यूज नहीं होना है, हर बात को आराम से समझना है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई है। ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान है ना आपको, ठीक है। एक बार इसको रब कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं, क्या है यहाँ पर जो बात दी गई है, क्या दिया हुआ है कि जो हमारा प्रोटीन है ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल लाइन में ही पड़ा रहे, वो अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए दो स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड, ठीक है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आती हैं। जब वो लाइन, जब वो चेन जो है हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेती है तो उसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है, और वो इस तरह से प्लेटेड के रूप में अरेंज होती है तो उसको बीटा प्लेटेड कहा गया है। इसमें जो एडजेसेंट जो अमीनो एसिड्स हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो हेलिकल बनेगा वो राइट हैंडेड हेलिकल बनेगा इसके अंदर, ये बात याद रखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। जैसे कि ये इसके एग्जांपल क्या है वैसे आपको बता देते हैं। केराटिन है जो हमारा हेयर में होता है ना प्रोटीन, वो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर अल्फा स्ट्रक्चर शो करता है, और जो मायोसिन प्रोटीन है वो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर शो करता है। फिब्रियोलिन जो है सिल्क के अंदर जो होता है ना, वो ये स्ट्रक्चर शो करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप की होती हैं, लेकिन मेनली कौन सी है, अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। आगे हमें यहाँ पर दी हुई है टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जब वो लाइन आपस में ही रोल होकर के एक वुलन बॉल की तरह बना लेती है, ठीक है। वुलन बॉल की तरह, ये दिख रहा है ना, लाइन आपस में घूम रही है और एक वुलन बॉल की तरह, ऊन का गोला जिसको हम कह सकते हैं, उस तरह से बना लेती है, तो उसको टर्शरी स्ट्रक्चर कहा गया है। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और डाई सल्फाइड बॉन्ड भी दिखाए गए हैं फिगर में, देखिए बहुत ध्यान देना है इस चीज का। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होती है बच्चों, सॉरी टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो सारी एक्टिविटीज जो है प्रोटीन्स की वो इसी से होती है मोस्टली। जो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स रखते हैं। समझ में आ गई है, समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे आ गई हमारी लास्ट स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन, क्या हुआ,
असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर दो सब यूनिट या दो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपस में लिंक हो जाती हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। एक ये यूनिट ये है और एक यूनिट है, दोनों आपस में जुड़ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो सभी में होता ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि दो टर्शरी ही जुड़ेंगी, दो हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी जुड़ सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी भी जुड़ सकती है, कोई भी स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया गया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो 4 सब यूनिट का मिलकर के बना होता है। 2 सब यूनिट अल्फा सब यूनिट होती हैं, 2 बीटा सब यूनिट होती हैं। तो ये हमारे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है। नीट में पूछा जा चुका है बच्चों, याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने बीच में छोड़ा है ना, पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लियो एसिड, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपडेट्स के लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है सर्वोच्च क्लासेस के नाम से, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। और मोर अपडेट्स के लिए हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं आप, वहां पर आप हमें फ्री वीडियोस भी मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, हमारे नए सिलेबस क्वेश्चंस का सबका आपको वहां पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और अपना ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।